मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडा जयपुर, अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों पर विक्रय एवं वितरण की समीक्षा के अंतर्गत पार्ट सेकंड विपणन अंकेक्षण का अर्थ और परिभाषा, उसकी समीक्षा, विपणन अंकेक्षण अर्थ और परिभाषा, विपणन अंकेक्षक के संगठन, उद्देश्य, कार्यक्रम, कार्यान्वयन, संगठन तथा विपणन अंकेक्षण को लागू करने की विधियां का अध्ययन भाग 1 में कर चुके हैं। भाग 2 में विपणन अंकेक्षण के व्यवहारिक पहलू, विक्रय विभाग के संगठन की समीक्षा एवं विक्रय संवर्धन नीति कार्यक्रम की समीक्षा अब की जाएगी तथा उसके उपरांत विक्रय के नियंत्रण की समीक्षा, वितरण नीति के कार्यक्रम की समीक्षा और विदेशी बाजार में विक्रय एवं वितरण नीतियों के अंतर्गत निर्यात की समीक्षा भाग 3 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। वितरण विपक्षण अंकेक्षण के व्यवहारिक पहलू, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग ऑडिट। विपणन अंकेक्षण के सैद्धांतिक पहलू पर पीछे विवेचन किया गया है। अब नीचे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का व्यवहारिक विश्लेषण किया जा रहा है, जो कि निम्नलिखित हैं। विक्रय विभाग के संगठन की समीक्षा, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। विक्रय एवं वितरण नीतियों तथा कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विक्रय विभाग का संगठन सबल तथा कुशल हो। किसी भी विभाग को संगठित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। क्रियाओं का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। इस कदम के अंतर्गत सर्वप्रथम उक्त सब कार्यों को परिभाषित किया जाता है जो इस विभाग के समस्त कर्मचारियों द्वारा किए जाएंगे। क्रियाओं का समूहीकरण एवं वर्गीकरण, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज। कार्यों को निर्धारण हो जाने के पश्चात उनके संपादन के लिए विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। एक समान क्रियाओं का समूहीकरण कर दिया जाता है तथा पृथक पृथक स्वभाव की क्रियाओं को पृथक पृथक वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पश्चात प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाएं उसको बता दी जाती हैं और उसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाता है। अधिकार सौंपना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, अतः कर्तव्य निर्धारित करने के साथ साथ ही आवश्यक है कि कर्मचारियों को उन कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक अधिकार भी प्रदान किए जाएं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समस्त कर्मचारियों के कार्य में समन्वय तथा उनके मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। प्रबंधन कक्ष द्वारा समीक्षा, रिव्यू ऑफ बाई मैनेजमेंट ऑडिटर। व्यवसाय का आकार, प्रबंधन कक्ष को यह देखना चाहिए कि विक्रय विभाग का संगठन व्यवसाय के आकार के अनुरूप है। उत्पादों की प्रकृति, जिन वस्तुओं का संस्थान में निर्माण हो रहा है उसके स्वभाव का विक्रय संगठन पर प्रभाव पड़ता है। अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि विक्रय विभाग का संगठन उत्पादों की प्रकृति के अनुरूप है अथवा नहीं। विपणन योजना, प्रबंधन अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संस्थान में जो विपणन योजनाएं अपनाई गई हैं विक्रय विभाग का संगठन उसे पूरा करने में सक्षम है। प्रचलित परंपराएं, यदि संगठन प्रचलित परंपराओं के अनुकूल न हुआ तो कर्मचारियों में तीव्र प्रतिक्रिया होने की संभावना रहती है। अतः अंकेक्षक को इसके लिए भी जांच करनी चाहिए। बाजार का विस्तार, यदि बाजार के विस्तार की योजनाएं चल रही हैं तो संगठन को उसके अनुरूप ढाले जाने की क्षमता होनी चाहिए। क्रियाओं का निर्धारण, प्रबंधन शिक्षक को देखना चाहिए कि क्रियाओं का निर्धारण, समूहीकरण और वर्गीकरण उपयुक्त है तथा समस्त क्रियाओं के संबंध में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया गया है। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि उत्तरदायित्व का विभाजन कर्मचारियों की योग्यता अनुसार किया गया है। विक्रय अधिकारियों संबंधी समीक्षा, विक्रय विभाग में अनेक अधिकारी होते हैं। प्रबंधन अंकेक्षक को उनके संबंध में निम्नलिखित समीक्षा तक जांच करनी चाहिए। विक्रय प्रबंधक, सेल्स मैनेजर, संपूर्ण विक्रय प्रबंध का उत्तरदायित्व विक्रय प्रबंधक पर होता है। प्रबंधन अंकेक्षक को देखना चाहिए कि विक्रय प्रबंधक समस्त विभाग के कुशलता पूर्वक नियंत्रण तथा समन्वय कार्य करने में सफल हो रहा है अथवा नहीं। यात्री अभिकर्ता, ट्रेवलिंग एजेंट्स, प्रबंधन अंकेक्षक को देखना चाहिए कि यात्री अभिकर्ताओं की संख्या पर्याप्त है तथा उनके चयन और प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। उसे यह भी देखना चाहिए कि यात्री अभिकर्ता अपने अपने क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं तथा प्रोत्साहन के लिए उचित पारिश्रमिक दिया जा रहा है। ये लोग उपभोक्ताओं के निकट संपर्क में आते हैं, अतः देखना चाहिए कि वे उनकी आवश्यकताओं, अभिरुचियों और मनोवृत्तियों को भली प्रकार अध्ययन करके रिपोर्ट देते हैं अथवा नहीं तथा इनकी रिपोर्ट पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है अथवा नहीं। विज्ञापन प्रबंधक, एडवर्टाइजिंग मैनेजर,
प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि विक्रय प्रयत्नों की सफलता में विज्ञान प्रबंधक का पर्याप्त योगदान दे रहा है अथवा नहीं। उसे यह भी देखना चाहिए कि विज्ञापन पर होने वाले व्यय की अपेक्षा उससे प्राप्त होने वाला लाभ कहीं अधिक होता है। अन्य स्टाफ कर्मचारी, अदर स्टाफ एम्प्लॉयज, विक्रय के कार्य को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए कई अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। अंकेक्षक को उनके कार्यों की समीक्षा करके देखना चाहिए कि ये अपने उत्तरदायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। विक्रय संवर्धन की नीति एवं कार्यक्रम की समीक्षा, रिव्यू ऑफ सेल्स प्रमोशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम। विक्रय संवर्धन के लिए अंतर्गत ऐसी समस्त क्रियाएं आती हैं जो किसी वस्तु की मांग को स्थायी बनाने और उसमें वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती हैं। प्रबंध अंकेक्षक को इन समस्त क्रियाओं की समीक्षा करके देखना चाहिए कि इसमें संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। यदि इनमें से कुछ क्रियाएं नहीं चल रही हैं तो अंकेक्षक उनको आवश्यक समझता है तो उनके संबंध में सुझाव दे सकता है। ये क्रियाएं इस प्रकार हैं। डिजाइनिंग, अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि उत्पाद डिजाइन भव्य एवं मनमोहक हो और इसमें अधिक लुभावनी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह ध्यान रहे कि डिजाइन की अधिक व मनमोहक बनाने के लिए कोशिश में वस्तु के मूल्य इतना अधिक नहीं हो जाना चाहिए कि बिक्री हो ही नहीं, बल्कि आधुनिक समय में प्रयास इस बात का किया जाना चाहिए कि डिजाइन में सुधार करके वस्तु के मूल्य में कमी किस प्रकार से की जा सकती है। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि वस्तु की उपयोगिता डिजाइन के अनुरूप है अथवा नहीं। यदि वस्तु की डिजाइन अच्छी है लेकिन उसकी उपयोगिता का अभाव है तो वह ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकती। पैकिंग, प्रबंध अंकेक्षक वस्तु की पैकिंग व्यवस्था की जांच करें और निम्नलिखित बातें देखनी चाहिए। पैकिंग ग्राहकों की अभिरुचि के अनुरूप है। पैकिंग उत्पादन की रक्षा करने में सक्षम है। पैकिंग ऐसा नहीं है कि खोलने से वस्तु बिखर जाए या खराब हो जाए। पैकिंग ऐसा होना चाहिए कि जिससे उत्पाद की आवश्यक मूल्य वृद्धि हो। यदि संभव हो तो पैकिंग ऐसा हो जो उत्पाद काम आने के पश्चात भी ग्राहकों द्वारा पैकिंग का अन्य किसी काम में उपयोग किया जा सके। पैकिंग ऐसा न हो कि जिससे सामग्री को छीजत हो अथवा धोखेबाज व्यापारियों द्वारा उसमें से सामग्री निकाली जा सके तथा उसके स्थान पर हल्की किस्म की सामग्री को भरा जा सके आदि। व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क, प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि व्यापारिक चिन्ह आकर्षक होने के साथ साथ इस प्रकार का है जिससे कि ग्राहकों को सुगमता से याद रह सके। उसे यह भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार के ग्राहकों के लिए उत्पादन बनाया गया है व्यापार चिन्ह उनकी भावनाओं की इज्जत करता है। उत्पाद विश्लेषण, प्रोडक्ट एनालिसिस, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उसके संबंध में निरंतर विश्लेषण होता रहे और निम्नलिखित बातों का पता लगाया जाए। उत्पादन किस सीमा तक भावी ग्राहकों की रुचि के अनुरूप है। ग्राहकों के लिए उत्पाद की उपयोगिता को किस प्रकार बनाया जा सकता है। उत्पाद को ग्राहकों की पसंद के अनुरूप किस प्रकार बनाया जा सकता है। उत्पाद में किस प्रकार की नई किस्मों का समावेश करना ग्राहकों की रुचि के अनुरूप होगा। उत्पाद की पुरानी किस्मों को किस प्रकार समयानुकूल बनाया जा सकता है आदि। प्रबंध अंकेक्षक को इस संबंध में देखना चाहिए कि बाजार के अनुसार नए उत्पादों एवं मूल्यों की उपयुक्तता को आंकने के लिए स्थापित उत्पादों के प्रति ग्राहकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए, उत्पादों को नए उपयोगों का पता लगाने के लिए तथा उत्पादों को अधिक उपयोगी तथा ग्राहकों की रुचि के अनुरूप बनाने के लिए संस्था में चलाए जा रहे कार्यक्रम की प्रगति संतोषप्रद है। बाजार विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस, विक्रय संवर्धन के लिए आवश्यक है कि बाजार का विश्लेषण किया जाए। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि बाजार विश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया है। उत्पादक के बाजार का विस्तार किस प्रकार किया जा रहा है। प्रतियोगी उत्पादकों तथा उत्पादों की कितनी शक्ति है। उपभोक्ता को कौन सी आवश्यकताएं अभी अतृप्त हैं। विपणन में कौन से माध्यम सर्वोत्तम है आदि। बाजार अनुसंधान विधि, मार्केट रिसर्च मेथोडोलॉजी, बाजार अनुसंधान कार्य विक्रय संवर्धन में अत्यंत महत्व रखता है। प्रबंध अंकेक्षक को संस्थान द्वारा अपनाई गई बाजार अनुसंधान की समीक्षा करनी चाहिए। एक योजना बनाने के पश्चात उसे क्रियान्वयन करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि इस योजना का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा ग्राहकों के लिए इसकी संभावित क्या प्रतिक्रिया होगी। इसमें यह लाभ होगा कि कोई कदम उठाने के पूर्व यह ज्ञात हो जाएगा कि वह कदम सही है अथवा गलत। बहुत से उत्पाद एवं उपक्रम इसलिए सफल हो जाते हैं कि वे बिना पूर्ण तैयारी के तथा बाजार की संभावनाओं का अध्ययन किए बिना प्रारंभ कर दिए जाते हैं। अतः प्रबंध
अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्थान द्वारा अपनाई गई बाजार अनुसंधान विधि उपयुक्त है और भविष्य में भी उत्पादन के लिए कोई परिवर्तन करने के लिए पूरे बाजार का अनुसंधान किया जाता है। विपणन जोखिमों का रोकथाम, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट रिस्क, कुशल प्रबंध संगठन एवं प्रबंध तथा दोषपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के कारण व्यवसाय को भारी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इन जोखिमों पर काबू पाना तथा खतरों को नियंत्रित करने के लिए व्यवसाय की सफलता की और अथवा विफलता निर्भर करती है। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस संबंध में जो नीतियां तथा कार्यक्रम अपनाए गए हैं वे कुशल हैं अथवा नहीं। ये जोखिम प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। उत्पाद से संबंधित जोखिम है, रिस्क कंसर्निंग द प्रोडक्ट, जिन वस्तुओं के संस्थान में उत्पादन हो रहा है उनके संबंध में कई प्रकार की जोखिमें उत्पन्न हो सकती हैं। उनमें प्रमुख निम्न प्रकार हैं। कच्चे माल का अभाव, यदि समय पर उचित मात्रा में सही किस्म का कच्चा माल नहीं मिलता है तो वस्तु का उत्पादन बंद हो सकता है। अतः प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कच्चे माल की प्राप्ति का पूर्वानुमान लगाने में प्रबंधक लोग तत्पर हैं तथा यदि कोई भावी जोखिम के संबंध में आशंका होती है तो उसके लिए अग्रिम प्रयास कर लिए जाते हैं। श्रम समस्या, आधुनिक समय में मजदूरों की अशांति, असहयोग, हड़ताल आदि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होकर उत्पादन में बाधक बन जाती हैं। अतः प्रबंधक को देखना चाहिए कि प्रबंधकों तथा श्रमिकों के मध्य सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाए रखने के संतोषप्रद प्रयास चलाए जा रहे हैं अथवा नहीं। इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि कटुता को उत्पन्न होते ही समाप्त कर देना बहुत आसान होता है। यदि इसका वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो फिर वह संस्थान को ले डूबेगा। शक्ति संबंधी समस्या, कभी कभी कारखाने की शक्ति की आपूर्ति बंद हो जाती है अथवा इसमें कटौती कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पाद में कटौती करनी पड़ती है अथवा कारखाने को बंद करना पड़ता है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस प्रकार की संभावनाओं के संबंध में क्या वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं। सरकारी नियंत्रण, कभी कभी किसी उत्पाद को सरकारी कानूनों के कारण जोखिम का सामना करना पड़ता है। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक उपाय किए गए हैं अथवा नहीं। उत्पाद में दोष, जब उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु का लंबे समय तक निरंतर उपयोग किया जाता है तो कभी कभी उस वस्तु के संबंध में कुछ नई हानियां अथवा दोषों का पता लगता है और ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग तुरंत बंद हो जाती है। ये दोष वास्तविक हो सकते हैं अथवा गलतफहमी के कारण हो सकते हैं। यदि ये दोष हैं किसी गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुए हैं तो प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि उसको दूर करने के लिए तुरंत उपाय किए जा रहे हैं अथवा नहीं। इसके लिए उपयुक्त प्रचार किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि दोष वास्तविक हैं तो उनको दूर करने का तुरंत कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और उनकी यथाशीघ्र दूर करने की वस्तु के ग्राहकों के सम्मुख पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो वस्तु का नाम भी बदल दिया जाना चाहिए। आर्थिक जोखिम है, इकोनॉमिक रिस्क, विक्रय संवर्धन नीतियों एवं कार्यक्रमों में आर्थिक जोखिमों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये आर्थिक जोखिमें 3 कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। ये इस प्रकार हैं। ऋतुकालीन घटक, सीजनल फैक्टर्स, विभिन्न स्थितियों का विभिन्न उत्पादों की मांग में विशेष प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ जाड़े के में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है और गर्मी में सूती कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे ही दीपावली के दिनों में विद्युत संबंधी उत्पाद की मांग बढ़ जाती है। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए क्या उस संस्थान में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है जिनकी मांग पर ऋतुकालीन घटकों का प्रभाव पड़ता हो। यदि ऐसा है तो अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि इस संबंध में किए गए उपाय संतोषप्रद हैं अथवा नहीं। दीर्घकालीन घटक, लॉन्ग टर्म फैक्टर्स, वस्तुओं की मांग पर दीर्घकालीन घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। इन घटकों में जनसंख्या में वृद्धि, तकनीकी विकास, देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत आदतों में परिवर्तन आदि घटक आते हैं। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्थान में इन प्रवृत्तियों के अध्ययन का समुचित व्यवस्था विद्यमान है। उसे यह भी देखना चाहिए कि ऐसी जोखिमों की रक्षा के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाने, उत्पादकों में आवश्यक परिवर्तन करने, उत्पादों को नए उपयोग का पता लगाने तथा विक्रय प्रयासों को पुनर्गठित करने की समुचित व्यवस्था विद्यमान है तथा संस्थान ऐसी किसी भी संभाव्य परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से जागरूक है। व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स,
प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि उत्पादों के संबंध में व्यापार चक्र का भी पूरा ध्यान रखने की व्यवस्था है। व्यापार चक्र दो प्रकार की अंतिम स्थितियां आती हैं, एक संपन्नता प्रॉस्पेरिटी तथा दूसरा मंदी डिप्रेशन की। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संपन्नता की स्थिति का लाभ उठाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है, जबकि मंदी की स्थिति में व्यवसाय की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था है। भंडारण की जोखिम है, रिस्क कंसर्निंग स्टोरेज। उत्पादन के भंडार में रखने पर कई प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उनमें आग लग सकती है, कीड़े नष्ट कर सकते हैं, विस्फोट से क्षति हो सकती है, चोरी की जा सकती है, नमी द्वारा क्षति हो सकती है आदि। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इन हानियों से बचने के लिए बीमा करवा लिया गया है तथा अन्य आवश्यक उपाय भी कर दिए गए हैं। परिवहन संबंधी जोखिम है, रिस्क कंसर्निंग ट्रांसपोर्टेशन। माल के एक भाग से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए उसकी क्षति पहुंच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल को युद्ध, दंगों आदि से भी हानि हो सकती है। प्रबंधक को यह देखना चाहिए कि व्यापार के स्वभाव के अनुकूल ही इन संभावित जोखिमों की रक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था विद्यमान है। उदाहरण, माल को भेजते समय उनका समुद्री बीमा तथा रेल बीमा करवाया जाए। मूल्य निर्धारण प्राइस फिक्सेशन। विक्रय संवर्धन एवं कार्यक्रमों में उत्पादन का मूल्य निर्धारण कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्पादों के मूल्य का उनकी बिक्री की मात्रा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा इसी कारण संस्थान का हानि लाभ की उत्पादों के विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। वस्तुतः व्यवसाय की सफलता व विफलता भी एक उचित और सही मूल्य नीति पर निर्भर करती है। इस संबंध में प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि मूल्य निर्धारण का कार्य उपक्रम में उच्चतम अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा ये लोग प्रत्येक उत्पाद का अलग अलग मूल्य निर्धारित करते समय पर्याप्त सावधानी बरतते हैं। एक उचित मूल्य निर्धारण नीति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मूल्य पर्याप्त ऊंचा ही हो। आधुनिक युग में समाज के प्रति अपने कर्तव्य और उपभोक्ताओं के हितों का भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस संबंध में प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि उपक्रम तथा उपभोक्ता दोनों के हितों में संतुलन स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है अथवा नहीं। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि उत्पादों का मूल्य निर्धारण मनमाने प्रकार से नहीं किया जाता है, बल्कि निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पहला, उत्पादन लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वस्तु की उत्पादन लागत का उसके विक्रय में बहुत महत्व है। इस लागत के समस्त प्रत्यक्ष खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तथा कारखाना में प्रशासनिक उपरिव्ययों का उचित हिस्सा सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन लागत में विक्रय उपरिव्यय तथा उचित लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता की क्रय क्षमता परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स। विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय उन उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए जिनके लिए उस उत्पाद का निर्माण किया गया है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य संभावित ग्राहकों की शक्ति से परे है तो उसकी उत्पादन क्षमता में कमी करने के प्रयास असंभावी हो जाएंगे। विभिन्न मूल्य स्तरों पर बिक्री सेल्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। मूल्य निर्धारित करते समय यह अध्ययन महत्वपूर्ण है कि विभिन्न मूल्यों की वस्तुओं में कितनी मांग होगी। यदि प्लांट की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है तथा विक्रय मूल्य गिराने से वस्तु की मांग काफी बढ़ जाने की संभावना है तो सीमांत परिव्यय कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग प्रविधि द्वारा यह ज्ञात किया जाना चाहिए कि मूल्य गिराने से क्या संस्थान के कुल लाभ बढ़ जाएंगे। यह कार्य समय समय पर करते रहना चाहिए और प्रबंध अंकेक्षक की स्वयं इस विषय में जांच करके देखना चाहिए कि मूल्य में कमी का कुल लाभ पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या नहीं, क्योंकि संस्थान का लक्ष्य प्रति इकाई अधिक लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, जबकि कुल लाभ अधिक प्राप्त करना होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। मूल्य निर्धारित करते समय वर्तमान एवं भावी प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा वैसे ही उत्पादों से अथवा स्थानापन्न उत्पादों से की जा सकती है। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि मूल्य इस प्रकार रखा गया है कि उत्पाद प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम है। क्षेत्र परिवर्तन चेंज ऑफ एरिया। कभी कभी यह भी संभव होता है कि विक्रय का क्षेत्र परिवर्तन करने पर विक्रय की मात्रा में वृद्धि हो जाए। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संस्थान इस प्रकार की संभावनाओं पर विचार किया गया है अथवा नहीं।
बिक्री के पश्चात सेवा, आफ्टर सेल सर्विस। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि वस्तुओं का स्वभाव ऐसा है जो लंबे समय तक चल सकती हैं, जैसे पंखे, सिलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि। इनकी बिक्री में वृद्धि ग्राहकों के अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने से की जा सकती है, जैसे ग्राहकों को बिक्री के पश्चात कुछ समय तक मुफ्त मरम्मत की सेवा प्रदान की जा सकती है। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। आधुनिक युग में विज्ञापन को विक्रय संवर्धन की सूची माना जाता है। अतः प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्थान द्वारा अपनाई गई विज्ञापन प्रणाली लाभदायक